Hello everyone. So today we are going to discuss a very important topic which is about the enactment of three major laws and it is very important for all the judicial service aspirants. So कुछ changes हैं जो अभी acts आए हैं उसके अंदर कुछ changes हैं and उन changes को देखेंगे after looking at the timeline. So the three acts are भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य संहिता. सो ये तीनों लॉज जो हैं वो सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेंगे. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑन 11th August 2023. इंट्रोडक्शन के बाद इस बिल को विड्रॉ कर लिया गया था एंड 12th December 2023 को री इंट्रोड्यूस हुआ था. ये टाइमलाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. सो 12 दिसंबर को री इंट्रोड्यूस होने के बाद इसको लोकसभा में पास कर दिया गया 20 दिसंबर को. 21 दिसंबर को राज्यसभा ने पास किया एंड फाइनली 25 दिसंबर ऑन 24 दिसंबर हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपना एसेंट इन तीनों बिल्स पे दे दिया. सो आफ्टर दिस दीज थ्री बिल्स हैव बिकम एक्ट्स. सो इसमें पहला एक्ट जो है भारतीय न्याय संहिता, इट इज रिप्लेसिंग इंडियन पीनल कोड एंड बहुत मेजर चेंजेस आए हैं, बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं. सो दीज आर द ग्राउंड्स जिसमें चेंजेस आए हैं. फर्स्ट इज रिलेटिंग टू ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी. सो ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ नए ऑफेंसेस इंक्लूड किए गए हैं जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म एंड मॉब लिंचिंग. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, डकैती आती है और इसके पनिशमेंट से रिलेटेड कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई हैं. इसके बाद टेररिज्म को आज तक कहीं पे डिफाइन नहीं हुआ था. ऑफ टोटल मोर देन 8 कन्वेंशंस हुए हैं लेकिन टेररिज्म की किसी भी इंटरनेशनल सब्जेक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं थी. फर्स्ट टाइम आईपीसी को रिपील करके भारतीय न्याय संहिता ने इसको डिफाइन किया है, स्ट्रक्चर दिया है. सो टेररिज्म इज नाउ अ क्राइम. इसके बाद लास्ट मॉब लिंचिंग. मॉब लिंचिंग को इंक्लूड किया गया एंड अभी हम आगे देखेंगे कि मॉब लिंचिंग को डिफाइन कैसे किया गया और इसकी पनिशमेंट क्या है. सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इट इज अबाउट सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन. सो गैंग रेप के केसेस में जो विक्टिम की एज थी वो 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है और जो भी लॉज थे रिलेटिंग टू सेक्सुअल ऑफेंसेस इट हैज बीन it is included as such in the new act. जो नया एक्ट आया है जो भी पुराने सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड पनिशमेंट्स थी या फिर जो भी डेफिनेशन था वो एज इट इज इनकॉर्पोरेट हुआ है. लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 के बेसिस पे इन तीनों बिल्स को अमेंड किया गया और जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा था कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है ना इसको जेंडर न्यूट्रल किया जाए, इसके अंदर स्लैश मैन भी लगाया जाए, चिल्ड्रन भी लगाया जाए जिसके लिए पॉक्सो अलग से है. बट यहां पे जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं आए हैं. सो इट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज इन प्रीलिम्स. सो जो हमारा करंट लॉ है इट कंटेन्स सेम ऑफेंसेस रिलेटिंग टू सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन बट जो एज है विक्टिम की वो 16 से 18 कर दी गई है एंड इट इज नॉट जेंडर न्यूट्रल. एंड ऑल्सो मैरिटल रेप को इंक्लूड करने के लिए कहा गया था बट मैरिटल रेप को भी इंक्लूड नहीं किया गया है. इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सेडिशन. ये ऑफेंस था 124 के अंदर एंड 124 जो सेडिशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज इनऑपरेटिव एंड इन दिस न्यू एक्ट दिस लॉ हैज बीन रिपील्ड. सेडिशन अब कोई ऑफेंस नहीं है. सेडिशन के जगह पे 3 डिफरेंट फैक्टर्स penalized किए गए हैं. Rather than providing punishment for sedition, there are 3 important factors जिसको punishable बनाया गया है and these are exciting or attempting to excite session, armed rebellion या subversive activities. आप कोई ऐसी activity perform करते हो जिससे session मतलब आप
स्टेट को तोड़ के अलग हटाना चाहते हो। आर्म्ड रिबेलियन, आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हो कि समूह में आके लड़ाई करें। या फिर सबवर्सिव एक्टिविटीज, सबवर्सिव एक्टिविटीज का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अपना दबदबा बनाना, ठीक है। इसके अलावा इंडेंजरिंग द सोवरेनिटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एंड थर्ड वन इज इंडेंजरिंग द encouraging feelings of separatist activities. So इन तीनों को पेनलाइज किया गया एंड सेडिशन को टोटली रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अब इस लॉ की दिक्कत यह है कि इसमें अगर आप कुछ बोलते हो, ठीक है, इफ यू आर सेइंग समथिंग बाय साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर फाइनेंशियल मींस, अगर लगता है कि ये तीनों एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है तो आपको आपके ऊपर चार्ज फाइल किया जा सकता है अंडर दीज सेक्शंस। इसके बाद हम टेररिज्म की बात कर लेते हैं। टेररिज्म को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया है एंड अगर टेररिज्म से रिलेटेड कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो या फिर अटेम्प्ट करते हो, ओके, इसको डिफाइन किया गया कि टेररिज्म इंक्लूड्स एन एक्ट दैट इंटेंड्स टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री या फिर स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल इन इंडिया, ठीक है। इसकी पनिशमेंट बताई गई है डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन इफ इट रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ अ पर्सन। टेररिज्म की वजह से किसी की डेथ हुई तो डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। इसके अलावा अगर डेथ नहीं होती है तो इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 5 years एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 5 years एंड लाइफ एंड अ फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेररिज्म। इसके बाद ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग, फाइनेंशियल स्कैम्स, साइबर क्राइम्स, ये सारे के सारे जो हैं ये ऑर्गेनाइज क्राइम है और इनके अटेम्प्ट को भी पनिशेबल किया गया है बाय डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन ऑफ 10 लाख रुपीज। ये 10 लाख का जो सम है ना, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो, और अगर डेथ नहीं होती है तो 5 years एंड लाइफ एंड फाइन एटलीस्ट 5 लाख रुपीज। इसके बाद नए बिल के अंदर पेटी ऑफेंसेस, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के लिए, जैसे चेन स्नैचिंग हो गया, मोबाइल स्नैचिंग हो गया, उसके लिए भी पनिशमेंट दिया गया है। इसके बाद मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग इज पनिशेबल विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। और इसमें कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं स्पेसिफिक कि अगर आप किसी की डेथ कर देते हो या ग्रीवियस हर्ट करते हो किसी को ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ, आपको लगता है कि कोई आदमी या तो चोर है, 4-5 लोगों ने मिलकर उसको मार दिया, तो जिन्होंने मारा, जो भी इंक्लूडेड है, दे विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात है रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने एक्ट के अंदर कुछ रूलिंग्स दी थी, कुछ सेक्शंस को लेके, वो एज इट इज इनकॉर्पोरेट कर ली गई है। फॉर एग्जाम्पल 377 इज नॉट अ क्राइम, ओके, एडल्ट्री हैज बीन ओमिटेड, ओके। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी रूलिंग्स है उन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर ये एक्ट पास हुआ है। एंड इसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पनिशमेंट। देयर आर टोटल 5 पनिशमेंट्स इन द ओल्ड एक्ट। न्यू एक्ट में 6 हो जाएंगे इंक्लूडिंग कम्युनिटी सर्विस। नए एक्ट के अंदर कम्युनिटी सर्विस भी एक टाइप का पनिशमेंट दिया गया है। इसके बाद ये थे हमारे आईपीसी को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता 2023। इसको सेकंड इसलिए क्या कहा गया है क्योंकि ये सेकंड टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, री इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड इट इज रिप्लेसिंग सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को हटा के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पास किया गया है। एंड इसके अंदर भी बेल से रिलेटेड प्रोविजंस एंड कुछ सर्टेन प्रोविजंस है जिसमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ था, प्रोसीजर प्रोवाइड करता था। आईपीसी से रिलेटेड जितने ऑफेंसेस थे उनकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल को गवर्न करता था, एंड सेम विल बी द फैक्टर विथ दिस न्यू एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, ओके। सो इसमें फर्स्ट हाईलाइट देखते हैं, इट इज अबाउट डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल। अगर आपको 326A पता होगा तो उसके अंदर
अगर किसी अंडर ट्रायल का हाफ ऑफ द ड्यूरेशन पास हो चुका है जो कि ऑफेंस के लिए दिया जाता है तो उसको बेल मैंडेटरी किया हुआ था, ठीक है। लेकिन इस न्यू एक्ट के अंदर अगर अंडर ट्रायल पे 4-5 ऑफेंसेस के चार्ज लगे हुए हैं तो 326A ऑपरेटिव नहीं रहेगा। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन की बात, सेकेंड हाईलाइट मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो सर्टेन केसेस में अक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन सब इंस्पेक्टर लेवल पे पुलिस ऑफिसर जो होता है वो ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा और अमेंड करके जो BNSS है, इट प्रोवाइड्स दैट एनी पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट सच एन एग्जामिनेशन। अब अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। इसके बाद है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 7 साल से ज्यादा की सजा है किसी ऑफेंस के लिए तो उस The BNSS mandates forensic investigation for offenses punishable with at least 7 years of imprisonment. उस offense की investigation में forensics को involve करना mandatory हो जाता है। एंड इसके लिए forensic क्या करेगी? विजिट करेगी, वीडियो बनाना होगा वीडियो बनाएगी, उसको जो इंस्पेक्शन करना हो करेगी, बट फोरेंसिक्स का इन्वॉल्वमेंट न्यू एक्ट के अंदर बढ़ा दिया गया है। इसके बाद सिग्नेचर्स एंड फिंगर इंप्रेशंस, सिग्नेचर्स एंड फिंगर इंप्रेशन से रिलेटेड चीजों को ऐड किया गया, जहां पे पहले CRPC empowered the magistrate to order specific signatures और हैंड राइटिंग। इस न्यू एक्ट के अंदर आपसे वॉइस सैंपल एंड आपके थंब इंप्रेशंस भी मांगे जा सकते हैं, ओके। एंड दैट टू फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट अरेस्टेड फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, जो भी हो, बट आपसे अब आपके वॉइस सैंपल्स एंड फिंगर इंप्रेशंस भी मांगे जा सकते हैं। इसके बाद है मोड ऑफ प्रोसीजर। सो मोड ऑफ प्रोसीजर में जो ट्रायल, इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग है ना, इट कैन बी हेल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, ओके। इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी इसको कंडक्ट किया जा सकता है, ओके। प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड नेक्स्ट हाईलाइट है। प्रोक्लेमेशन का मतलब है कि ऑफेंडर को बुलाया गया और वो आया नहीं, तो हम कोर्ट क्या करती है? प्रोक्लेम कर देती है कि कोई ऑफेंडर जो है, जो अक्यूज्ड है, वो प्रोक्लेम्ड है। मतलब अब उसको कोई भी अगर देखता है तो उसको अरेस्ट करके कोर्ट में ला सकता है, या फिर उसके बारे में पब्लिश किया जा सकता, कराया जा सकता है न्यूज़पेपर में, या फिर उसका प्रॉपर्टी अटैच किया जा सकता है। तो प्रोक्लेमेशन के केस में अगर एक्यूज्ड नहीं आता है कोर्ट में तो कोर्ट क्या करती थी? प्रॉपर्टी अटैच कर देती थी। बट इन न्यू एक्ट आपकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी, आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चल देगा, आपके अगेंस्ट ही प्रोसीडिंग जाएगी अगर अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके बाद टाइमलाइन ऑफ प्रोसीजर्स की बात कर ले तो सीआरपीसी ने टाइमलाइंस पे फोकस करते हुए कुछ प्रोसीजर्स को लिमिट लगा दिया है, कुछ प्रोसीजर्स पे लिमिट लगा दिया है। जैसे रेप विक्टिम्स के जो मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं ना, उसको 7 दिन के अंदर देना मैंडेटरी कर दिया है। गिविंग जजमेंट्स विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अगर आर्ग्यूमेंट्स आज कंप्लीट हो गए 30 दिन के अंदर आप जजमेंट दे दो। इन्फॉर्मिंग द विक्टिम्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 डेज, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ऑफेंस का तो 90 दिन के अंदर आपको विक्टिम को बताना होगा कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है। सेशंस कोर्ट जो फ्रेम करती है चार्ज, उसके लिए 60 डे का लिमिट दिया हुआ, तो दीज लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रीलिम्स में एज इट इज आ जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स आपको स्टार्टिंग के सेक्शंस में देखने को मिलते हैं, एंड दीज हायरार्की हैज बीन चेंज्ड, ठीक है, जिसमें मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये 4 कोर्ट्स हैं। एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है उसको रिमूव कर दिया गया है। ओल्ड एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर था कि वो किसी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दे, बट न्यू एक्ट के अंदर इसको हटा दिया गया है कंप्लीटली। इसके बाद सैंपल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है कि सिग्नेचर और फिंगर इंप्रेशन के साथ आपसे मांगा जा सकता है, आपके थंब इंप्रेशन या फिर आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग, एंड दैट टू फ्रॉम अ पर्सन जो कि अरेस्टेड नहीं है। इसके बाद हैंडकफ्स का प्रोविजन है, सीआरपीसी के अंदर हैंडकफिंग का प्रोविजन है फॉर सर्टेन ऑफेंसेस जो कि
सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह रखा है और कॉन्ट्राडिक्टिंग है। इस एक्ट के अंदर ऑफेंसेस के अंदर आपको हैंडकफ किया जा सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, तो हैंडकफिंग से रिलेटेड आपको केस लॉस देखने को मिलेंगे इन कमिंग टाइम्स। इसके बाद लास्ट बिल है हमारा भारतीय साक्ष्य बिल 2023 एंड इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं, थोड़े बहुत अच्छे चेंजेस कहूंगा मैं इसको, बट उसमें अगेन कॉन्ट्राडिक्शंस है कहीं कहीं पे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला चेंज है, इट इज रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अच्छा, ये भी प्रोसीजरल लॉ है एंड दिस लॉ इज मेड फॉर कोर्ट्स, हाउ कोर्ट्स हैव टू अक्यूमुलेट एविडेंस, प्रोसेस देम एंड गिव जजमेंट। सो इस एक्ट में सबसे पहला चेंज हुआ है वो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और अब से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है ना उसको भी हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं कोर्ट अब उसको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानेगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी, तो उसमें भी चेंजेस देखने को मिले, अभी हम देखेंगे। बट जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात आती है तो आईटी एक्ट 2000 कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं मिल जाता, दो कीज होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट की। प्राइवेट की उस सब्सक्राइबर के पास होती है एंड पब्लिक की सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास होती है, तो उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रेजेंट कर सकते हो। बट यहां जैसे ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोल दिया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, आप जो एसडी कार्ड होता है, जो मेमोरी होती है, वो एज इट इज कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो। सो लॉ कमीशन ने इसके अगेंस्ट में रूलिंग दी थी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है जब तक उसका डिजिटल सिग्नेचर ना बने तब तक आप उसको कोर्ट में नहीं डाल सकते हो। यहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के कारण इसको टैंपर किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को विदाउट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो कोर्ट में तो वो टैंपर किया जा सकता है, इसको एड्रेस नहीं किया गया है। इसके बाद ओरल एविडेंस, ठीक है। सो ओरल एविडेंस कैन बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली नाउ। आप फोन पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिर इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक वे आप अपनी मैसेज को ओरली कोर्ट में पहुंचा सकते हो। ओवर द कोर्स ऑफ कंट्रीज भी आप एविडेंस दे सकते हो, ठीक है। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स एज एविडेंस। अब यही चीज, सेम चीज है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड एडमिसिबिलिटी की बात। मैंने एडमिसिबिलिटी की बात पहले ही कह दी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा है आपका वो एज इट इज एडमिसिबल, कोर्ट जो है अगर उसको लगता है कि एडमिसिबल है तो एज इट इज एडमिसिबल कर सकती है विदाउट इट बीइंग डिजिटली, विदाउट इट हैविंग अ डिजिटल सिग्नेचर। और भारतीय साक्ष्य बिल संहिता ये कहता है कि इसका सेम इफेक्ट होगा एज ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट। इसके बाद सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस में दो नई चीजें इंक्लूड हुई हैं, ओरल एंड रिटन एडमिशंस। आप जो एडमिशन देते हो विच ऑपरेट एज एस्टॉपल, उसको एज इट इज इंक्लूड किया जा सकता है सेकेंडरी एविडेंस। एंड सेकेंड, द टेस्टिमनी ऑफ अ पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड द डॉक्यूमेंट एंड इज स्किल्ड टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स। सो किसी ने अगर एग्जामिन किया या फिर उसको एग्जामिन कर सकता है, उसका एविडेंस भी हम क्या करेंगे, सेकेंडरी मानेंगे, ठीक है। सो इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहला वाला एक्ट था उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो थे वो सेकेंडरी एविडेंस हुआ करते थे। एंड बीएस भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के अंदर ये electronic record जो है it has become primary evidence because you are producing the electronic records as it is. So this has been a difference from before. पहले क्या था कि पहले आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो उसको आप डिजिटल सिग्नेचर पहले उस पर असर्ट करो, उसके बाद आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो एज अ सेकेंडरी एविडेंस। बट अंडर दिस न्यू एक्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैज बिकम प्राइमरी एविडेंस। इसके बाद नेक्स्ट हाईलाइट जॉइंट ट्रायल। जॉइंट ट्रायल सेक्शन 30 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंदर दिया हुआ है। एंड जॉइंट ट्रायल के अंदर अगर को अक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई कन्फेशन आता है और प्रूफ हो जाता है तो उसके अगेंस्ट ट्रायल किया जा सकता है, राइट।
बट द BSB2 adds an explanation to this provision. ठीक है, इस नए एक्ट के अंदर ना सेक्शन 30 के अंदर एक नया एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है which states that a trial of multiple persons where an accused has absconded or has not responded to an arrest warrant will be treated as a joint trial. मतलब अगर कोई पर्सन है जिसके ऊपर कोई चार्ज लगा है, वो भाग गया है, abscond कर गया है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसको हम जॉइंट ट्रायल मानेंगे, उसको हम सेपरेट ट्रायल नहीं मानेंगे। इसके बाद कस्टडी से रिलेटेड, ठीक है, लॉ कमीशन ने कस्टडी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि पुलिस कस्टडी में जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो एडमिसिबल नहीं होगा। उस कन्फेशन जो भी है, कन्फेशन दिया जा रहा है, उसको हम एडमिसिबल नहीं करेंगे, लेकिन मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में दिया जा रहा है तब उसको हम कन्फेशन मानेंगे और उसको हम एडमिसिबल कहेंगे अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। बट लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने कहा था कि नहीं, कोर्स किया जा सकता है, किसी को फोर्स किया जा सकता है मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में भी बोलने के लिए। इस वजह से कस्टडी का जो प्रोविजन है कन्फेशन के अंदर उसको हटा देना चाहिए। बट इस बिल में कस्टडी से रिलेटेड जो प्रोविजन है 27, 24, 25, 26, 27 वो एज इट इज है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। एंड लास्ट, प्रिजम्पशन। लॉ कमीशन ने प्रिजम्पशन से रिलेटेड बहुत सी चीजें बताई थी जो कि एविडेंस एक्ट में इंक्लूड होना था, बट नए एक्ट के अंदर इन चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिजम्पशन दैट द पुलिस ऑफिसर कॉज द इंजरी इफ एन अक्यूज्ड वाज इंजर्ड इन पुलिस कस्टडी। अगर किसी अक्यूज्ड को इंजरी पहुंचती है पुलिस कस्टडी में तो माना जाएगा पुलिस ने उसको इंजोर किया है। ऐसे कुछ और भी प्रिजम्पशंस थे जिनको एविडेंस एक्ट में ऐड किया जाना था बट एडेड नहीं है। सो दिस इज सम हाइलाइट्स जो कि आपके प्रीलिम्स में एमसीक्यूज के फॉर्म में एज इट इज आ सकते हैं। ये मेजर चेंजेस हैं जो इंक्लूड हुए हैं। आईपीसी में सबसे ज्यादा चेंजेस हैं, सबसे कम एविडेंस एक्ट में है, एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सेंटेंसेस ऐड हुए हैं, तो आपको सेंटेंसेस पे फोकस करना पड़ेगा। सो फॉर मोर, stay tuned, like, share and subscribe. Thank you everyone.